इस वर्ष हमारा देश अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है और इस बार गणतंत्र दिवस समारोह की परेड के लिए खासा इंतज़ाम सरकार की तरफ से किए गए हैं। इस वक्त देखिए जो हमारी मौजूदगी है वो नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जहां से हर साल की तरह इस साल भी जो है गणतंत्र दिवस की जो परेड है वो निकलेगी। और यहां पर आपको जानकारी दे दें कि इस बार गणतंत्र दिवस समारोह के लिए दिल्ली पुलिस के 50,000 जवानों के साथ साथ 70 पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियां दिल्ली को किसी भी खतरे से महफूज रखने के लिए पूरी तरीके से कमर कस चुकी हैं। और आपको बता दें कि पुलिस अफसरों ने यह भी बताया है कि इंटेलिजेंस एजेंसियों की तरफ से दिए गए इनपुट को देखते हुए जो सुरक्षा घेरा है इस बार पहले से भी अधिक जो है वो कसा जा चुका है। और सामने आप अपने जो देख रहे हैं दर्शक दीर्घा घर जो है वहाँ पर आप देख सकते हैं, दर्शक यहाँ पर बैठकर जो है वो गणतंत्र दिवस की परेड जो है वो देखते हैं। और इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि तकरीबन 70,000 से ज़्यादा लोग देश के जो 76वां गणतंत्र दिवस अपना मना रहा है उसकी परेड देखने के लिए दिल्ली के कर्तव्य पथ पर पहुँच सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर जानकारी दे दें कि तकरीबन 10,000 विशेष अतिथियों को भी आमंत्रित किया गया है, जिसमें सरपंच हैं, पैरा ओलंपिक समेत देश के अलग अलग क्षेत्र के 31 कैटेगरी के जो लोग हैं उनको आमंत्रित किया गया है। और इसके साथ ही जो ये पूरा नई दिल्ली का ज़िला है इसको 25 से अधिक जोन में बांटा गया है और हर एक जोन का जो सुपरविज़न है वो डीसीपी या एडिशनल डीसीपी के स्तर के अफसर जो हैं वो करने जा रहे हैं। इसके साथ यहाँ पर आपको बता दें कि गुमशुदा बूथ भी बनाया जाएगा, हेल्प डेस्क बनाए जाएंगे और मेडिकल कियोस्क बनाए जाएंगे और सुविधा बूथ स्थापित यहाँ पर जो है वो किए जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें कि सुरक्षा को लेकर जो है 3,000 से ज़्यादा जो रूफ टॉप हैं उनको जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से चिन्हित कर लिया गया है। और इसके साथ ही जो अफ़गानी पासपोर्ट और साथ ही बांग्लादेश पासपोर्ट पर दिल्ली में आए हैं या देश में जिन्होंने एंट्री की है उनकी जो है ख़ास तौर पर निगरानी की जा रही है। और जो नई दिल्ली के आसपास का इलाका है यहाँ पे जितने भी होटल्स हैं या गेस्ट हाउस हैं, होम स्टे हैं, वहाँ पर दिल्ली पुलिस बाकायदा खुद जा रही है और चेकिंग कहीं ना कहीं वहाँ पर कर रही है। दस्तावेज़ देखे जा रहे हैं, रख रखाव उनका देखा जा रहा है, CCTV कैमरे जो हैं वो सही तरीके से दिल्ली पुलिस जो है वो चेक करती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि इस बार जो है आप देखेंगे कि 76वां गणतंत्र दिवस जो है समारोह हमारा देश मना रहा है और इसके लिए किसी भी तरीके की सुरक्षा में कोई चूक ना हो जाए, इसलिए दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरी तरीके से कमर कसी जा चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली। नमस्कार, आप सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं। मैं ताबिश कमाल हूं, मेरे साथ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट साजिद हैं। दिल्ली से आज एक बड़ी खबर आई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी सिंह के खिलाफ आज एक FIR दर्ज हुई है। आचार संहिता उल्लंघन मामले को लेकर के ये FIR दर्ज की गई है। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी सिंह कालकाजी से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी हैं, यहाँ से वो विधायक भी हैं। उनके प्रचार सामग्री एक सरकारी वाहन में लेकर के जाया जा रहा था। इसको लेकर के आम आदमी पार्टी के नेता KS दुग्गल ने गोविंदपुरी थाने में FIR दर्ज कराई है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले बीजेपी नेता KS दुग्गल ने थाने में एक शिकायत की थी, जिसमें उन्होंने एक वीडियो प्रूफ दिया था, जिसमें उन्होंने दिखाया था कि PWD की एक गाड़ी के अंदर किस तरह से आम आदमी पार्टी की प्रचार सामग्री दिल्ली के मुख्यमंत्री और कालकाजी से प्रत्याशी आतिशी सिंह के कार्यालय तक पहुंचाई जा रही है। ये पूरी वीडियो फुटेज एक सोशल मीडिया साइट पर वायरल की गई थी। उसके बाद देर शाम होते होते ये पूरा मामला तूल पकड़ गया और बीजेपी नेता दिल्ली के गोविंदपुरी थाने में पहुँच गए। दिल्ली का गोविंदपुरी थाना कालकाजी क्षेत्र में आता है। वहां जाकर तमाम नेताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। हालांकि ये सिर्फ एक शिकायत दी गई थी, लेकिन अब इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज कर ली है। आरोप ये लगाया जा रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास PWD विभाग भी है और ऐसे में उन्होंने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए दिल्ली की PWD की गाड़ियों को अपने प्रचार के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जिसकी शिकायत की गई थी। अब इस पूरे मामले से एक राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। आम आदमी पार्टी की शिकायत ये है कि दिल्ली में बीजेपी के नेता कुछ भी करे, चाहे वो पैसा बांटे, शराब बांटे, कंबल बांटे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी के नेता एक छोटी सी भी कोई कमी कर देते हैं तो उनके खिलाफ तुरंत FIR दर्ज की जाती है। ये मामला बहुत ज़्यादा गंभीर होता जा रहा है। दिल्ली में लगातार शिकायतों पर शिकायतें दिल्ली के थानों और इलेक्शन कमीशन के पास पहुंचाई जा रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।
राजधानी लखनऊ के मड़ियाँव थाना क्षेत्र के अंतर्गत एसटीएफ और फूड विभाग के अफसरों ने छापेमारी की है। इस छापेमारी में नकली चाय पत्ती बनाने की जो सामग्री थी और नकली चाय पत्ती भी बरामद की गई है। हालांकि इसको लेकर जो एसटीएफ और फूड विभाग के अधिकारी हैं वो जांच की दिशा को और तेज कर दिए हैं। जिस तरह से कुंतलों चाय की पत्ती जो कलर मिलाकर मार्केट में बेची जा रही थी, तो ऐसे में एसटीएफ और फूड विभाग को गोपनीय सूचना मिली थी, जिसके आधार पे यूपी एसटीएफ और फूड विभाग ने छापेमारी कर कालाबाजारी चाय पत्ती को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर लगातार यूपी एसटीएफ और फूड डिपार्टमेंट के अफसरों ने कई लोगों के इसमें होने की आशंका जताई है। हालांकि पूरे मामले को लेकर जिस तरह से नकली चाय पत्ती मार्केट में बेची जा रही थी, अब पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं जो एसटीएफ है वो पूछताछ कर रही है। साथ ही साथ ये भी पता चला है, जो सूत्र बता रहे हैं स्थानीय लोग, काफ़ी सालों से ये फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। तो पूरे मामले को लेकर जिस तरह से ये खुलासा हुआ है, अब ये भी माना जा रहा है फूड विभाग और एसटीएफ अन्य तमाम लोगों की गिरफ्तारी इसमें और आगे हो सकती है। कैमरामैन किशन के साथ उमेश मित्रा, जेके न्यूज, लखनऊ। मनोज सिंह बलिया का जब से प्रकरण सामने आया है 1090 चौराहे पे चटोरी गली पे पत्रकार से मारपीट करने के बाद, जैसे ही प्रकरण उसका सामने आया उसने रौब छाड़ना शुरू कर दिया थाने में और अपने गनर के साथ वो थाने पहुंच गया। बाद में पता चला है ये बहुत बड़ा ठग था और करीबन अब तक 22 प्रकरण मनोज सिंह के सामने आ चुके हैं, जिसमें ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, ठेके के नाम पे धन उगाही की गनर लेकर चलता है और समाज में झूठी शान झाड़ता है। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी पे जब इस तरह के सवाल उठने लगे तो भारतीय जनता पार्टी ने सूची बनाना शुरू कर दी और पुराने लखनऊ पे कुछ ऐसे ठग सामने आ गए हैं जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाए हुए गाड़ी पर और किसी संगठन में पद लेकर और गनर लेकर रौब झाड़ते हैं और धन उगाही एकत्रित करते हैं, झूठ बोलकर, कभी ट्रांसफ़र पोस्टिंग के नाम पे, कभी ठेका दिलाने के नाम पे। ऐसे ही नेताओं की सूची लखनऊ में भी बन रही है। महानगर अध्यक्ष ऐसे नेताओं की सूची बनाकर ऊपर भेजेंगे। हो सकता है उन पर कार्रवाई हो। शासन और प्रशासन को योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दे दिया है मुख्यमंत्री ने कि किसी भी तरीके से ऐसे नेताओं की शिनाख्त हो कि जो झूठी रौब शान झाड़ते हैं समाज में और ख़ास तौर पे ठेके के नाम पर, ट्रांसफ़र पोस्टिंग के नाम पर भारतीय जनता पार्टी का नाम बदनाम कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं और पैसा अर्जित करते हैं। ऐसे लोगों की कहानियां भारतीय जनता पार्टी तलाश कर रही है और हो सकता है आने वाले कल में ऐसे नेता निष्कासित भी हो सकते हैं। कैमरा पर्सन के साथ रजा अब्बास, लखनऊ, जेके न्यूज़। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आज अलौकिक एवं दिव्य महाकुंभ में करोड़ों लोगों ने एक साथ एक ही समय पर स्नान किया। तमाम लोगों के स्नान करने का आज बेहद ख़ास दिन था। शाही स्नान भी किया गया। सुबह 6:10 पर शाही स्नान हुआ, जहां पर तमाम साधु संतों, तमाम नागा बाबाओं ने आज शाही स्नान किया। शाही स्नान के साथ साथ देश भर के तकरीबन करोड़ों लोगों ने आज इस शाही स्नान को देखा भी और साथ ही साथ इस महाकुंभ को, जो दिव्य और अलौकिक महाकुंभ उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से किया गया है, उसमें स्नान भी किया। आपको बता दें, प्रयागराज के महाकुंभ मेले में यह बताया जा रहा है कि लगभग 40 से 50 करोड़ लोग आने की संभावना है और ऐसे में प्रयागराज को अलौकिक दिव्य बनाने के लिए कोई कोर कसर उत्तर प्रदेश सरकार छोड़ना नहीं चाहती, जिसको देखते हुए जो प्रथम स्नान है उनको देखते हुए घाटों पर सुसज्जित व्यवस्था कराई गई। न सिर्फ व्यवस्था कराई गई, साथ ही साथ शाही स्नान के इतर जो आम जनता है उनके स्नान करने के लिए भी पूरी तैयारियां की गई। शाही स्नान से बढ़कर ख़ास आज का दिन बेहद ख़ास भी था, चूँकि आज के दिन मकर संक्रांति का दिन है। कई वर्षों के बाद इस तरीके की जो शुभ लग्न है वो आई और उसके बाद शाही स्नान किया गया। शाही स्नान के बाद जो आम जनता है उसने भी स्नान किया। बताया गया कि तकरीबन 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इस शाही स्नान के बाद इस शाही स्नान में शामिल हुए और अब संभावना है कि आने वाले जो शाही स्नान है उसमें तकरीबन
प्रदेश भर में तकरीबन 40 से 50 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। हालांकि प्रशासन ने उसके लिए पूरी व्यवस्था की है। इन शाही स्नानों के साथ साथ घाटों को सुसज्जित एवं सुव्यवस्थित बनाया गया है। पुलिस की भी पूरी व्यवस्था है। साथ ही साथ इस महाकुंभ को किस तरीके से भव्य, अलौकिक और दिव्य बनाया जा सके, इसकी भी पूरी तैयारियां की जा रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ गौरव पांडे, JK 24/7 न्यूज़, लखनऊ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। मेरे साथ मैं हूं संदीप गोयल। फरीदाबाद में पिछले 43 दिनों से लगातार कुछ समाज सेवियों की ओर से फरीदाबाद के बादशाह खान अस्पताल में रेफर मुक्त की मांग को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए समाज सेवियों को अब कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि सरकार जल्द से जल्द जागे और उनका जो रेफर मुक्त अभियान था उसको जो है सरकार जो है उस पर कार्रवाई करते हुए फरीदाबाद को रेफर मुक्त करने का काम करे। दरअसल फरीदाबाद में समाज सेवियों की ओर से 43 दिन से लगातार जो है प्रदर्शन देखने को मिल रहा था और रोज़ाना एक जो है व्यक्ति की ओर से भूख हड़ताल तक की जा रही थी। ऐसे में जो समाज सेवी सतीश चोपड़ा है, उनके साथ जो अन्य कार्यकर्ता हैं, वो ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि फरीदाबाद के जो सबसे बड़े अस्पताल बादशाह खान अस्पताल है, उसमें मरीजों को बिना इलाज के ही दिल्ली रेफ़र कर दिया जाता है, जिसकी वजह से मरीजों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और वहीं इसमें कुछ लोगों की मिलीभगत, जिसमें डॉक्टर, उनके साथ स्टाफ और कुछ एम्बुलेंस संचालकों की मिलीभगत से यहाँ से जो पेशेंट हैं उनको दिल्ली या फिर अन्य प्राइवेट हॉस्पिटलों का रुख कराना पड़ता है, जिसकी वजह से मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा। दरअसल और भी जो समाजसेवी हैं वो लगातार इन समाजसेवियों का समर्थन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि सरकार इस पर जो है ध्यान दे और जल्द से जल्द इस बादशाह खान को ट्रामा सेंटर बनाकर यहाँ पर सभी तरह की इलाज सुविधाएं देने का काम करें। ऐसे में 43 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से ज़रूर कुछ पहल की गई है, लेकिन अभी उस पूरी तरह से जो है ज़मीनी स्तर पर चीज़ें नहीं पहुँच पा रही हैं। अस्पताल के अंदर डॉक्टरों की नियुक्ति करने का काम सरकार ने पिछले दिनों किया, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी समस्याएँ हैं जो अस्पताल में बनी हुई हैं। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, JK 24/7 न्यूज़, फरीदाबाद। असम की डिब्रूगढ़ जेल के अंदर पिछले लंबे समय से बंद सांसद अमृतपाल सिंह की तरफ से अब एक नई पार्टी का ऐलान पंजाब में कर दिया गया है। आज माघी के शुभ अवसर पर अमृतपाल सिंह के पिता और फरीदकोट से निर्दलीय सांसद सरबजीत सिंह ने उनके नाम पर एक नई पार्टी बनाने का ऐलान किया, जिसका नाम श्रोमणी अकाली दल वारिस पंजाब दे रखा गया है। इसके साथ ही अमृतपाल सिंह जो अभी जेल के अंदर बंद है, उनको इस पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन जब तक वो जेल से बाहर नहीं आते तब तक एक कमेटी बनाकर उस पार्टी को चलाया जाएगा। ये पार्टी पूरी तरीके से काम करेगी। तो इस पार्टी के गठन के ऐलान के साथ ही पंजाब के अंदर अब श्रोमणी अकाली दल की चिंताएं कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि पंजाब के अंदर पहले श्रोमणी अकाली दल को एक क्षेत्रीय पार्टी माना जाता था और वो पंथक मुद्दों को लेकर काफी ज्यादा सरगर्म रहती थी। सिख वोटरों पर उनका अच्छा दबदबा था। लेकिन अमृतपाल सिंह और सरबजीत सिंह की तरफ से जो नई पार्टी बनाई गई है, ये भी पूरे तरीके से सिख और पंथक मुद्दों को टारगेट करेगी। तो जाहिर सी बात है कि अब जो सिख नेता हैं, जो सिख लीडर हैं, अब उनका झुकाव क्या नई पार्टी की तरफ होगा या फिर वो श्रोमणी अकाली दल के साथ रहेंगे, ये एक बहुत बड़ी चुनौती श्रोमणी अकाली दल के सामने है। क्योंकि एक तो पहले ही जो सुखबीर सिंह बादल वो अध्यक्ष अब जो है वो नहीं रहे हैं, उनकी जगह कार्यकारी अध्यक्ष है, मार्च तक वो कोई काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन उनकी जगह पर अब नई पार्टी का ऐलान होने के बाद जो आने वाले SGPC के चुनाव है पंजाब के अंदर, उसमें श्रोमणी अकाली दल बादल को एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि ये चुनाव कहीं ना कहीं बादल परिवार के लिए एक साख का सवाल है। और अगर इन चुनाव में श्रोमणी अकाली दल वारिस पंजाब दे पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो आने वाले चुनावों पर उसका असर देखने को मिलेगा। और यही कारण है कि अब पंजाब के जो मुद्दे हैं वो दिल्ली के सामने कैसे रखे जाते हैं, सिख राजनीति में क्या कुछ बदलाव आते हैं पंजाब के अंदर, ये आने वाले दिन जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे इस लिहाज से। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि NSA जिनके ऊपर लगा हुआ है वो जेल के अंदर बंद है, लेकिन उनकी अगुवाई में नई पार्टी का ऐलान पंजाब के अंदर कर दिया गया है। कैमरामैन निशान के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK 24/7 न्यूज़, चंडीगढ़। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बीजेपी का नया दांव, क्यों किनारा किया शिंदे और अजीत पवार से। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी रिपोर्टर में। मैं हूं इरशाद अहमद
और आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र निकाय चुनाव की सबसे बड़ी खबर पर। बीजेपी ने महायुति के सहयोगियों एकनाथ शिंदे और अजित पवार से किनारा कर अकेले चुनाव लड़ने का बड़ा फैसला क्यों लिया है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने ऐलान किया है कि वो इस बार निकाय चुनाव अकेले लड़ेंगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह स्पष्ट किया है कि बीजेपी अपने दम पर मैदान में उतरेंगी। इस फैसले के साथ बीजेपी ने अपने सहयोगियों को क्या संदेश दिया है और ये किसके लिए फायदेमंद साबित होगा। खास बात यह है कि महाराष्ट्र की राजनीति में महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों में गहरा मतभेद देखने को मिल रहा है। एक और शिंदे सेना और अजित पवार को अपनी ताकत दिखानी होगी, तो दूसरी ओर बीजेपी ने ये चुनाव अपनी ताकत बढ़ाने के मौके के रूप में देख रहा है। क्या बीजेपी को इस बार भी निकाय चुनाव में वही सफलता मिलेगी जो उसे पहले मिली थी। इस बार सियासी हालात कुछ और कहानी कहेंगे। बीजेपी का सबसे बड़ा लक्ष्य मुंबई बीएमसी महानगर पालिका जो पिछले 30 साल से शिवसेना के कब्जे में है। इस बार आरएसएस भी पूरी ताकत बीजेपी के साथ है। बीजेपी के नेता मानते हैं कि ये उनकी ताकत बढ़ाने का सुनहरा मौका है। ठाणे में शिंदे सेना को समर्थन देने की बात कही है, लेकिन ये क्या रणनीति बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगी। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस बार का चुनाव बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। बीजेपी खासतौर से कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना यूबीटी सभी ने अपने अपने गढ़ बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। तो सवाल यह है कि क्या बीजेपी अकेले चुनाव लड़कर अपनी स्थिति और मजबूत कर पाएंगी या विपक्ष के साथ मुकाबले में कमजोर पड़ेंगी। कैमरामैन बाकिर अंसारी के साथ मैं इरशाद अहमद, जेके 24/7 न्यूज, मुंबई। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर और मैं देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह आपके सामने हाजिर हूँ बड़ी खबर लेकर। उत्तराखंड में इसमें नगर निकाय चुनाव चल रहे हैं और इस चुनाव के दौरान एक बड़ी समस्या भी राज्य की सामने आ रही है और वो है कि किस तरह से उत्तराखंड नशे की चपेट में आता जा रहा है। चुनाव को देखते हुए 23 दिसंबर से आदर्श आचार संहिता लागू है और इसके चलते पुलिस और आबकारी विभाग, इसके साथ साथ नारकोटिक्स विभाग मिल करके शराब और नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। 23 दिसंबर से लगा के 12 जनवरी तक एक छोटे से समय में, छोटे से दिन के तहत 11 करोड़ 7 लाख की नारकोटिक्स और शराब जो है सरकार ने जब्त की है। चुनाव आयोग ने बताया है कि ये जब्ती प्रदेश के सभी 13 जिलों से की गई है, जिसमें लगभग 72 लाख के करीब शराब यानी 15,000 लीटर से अधिक की अवैध शराब की जब्ती की गई है, जबकि बाकी नशे के तरह तरह के सामान भी इन विभागों ने जब्त किया है। चुनाव आयोग ने बताया कि आचार संहिता लागू होने के बाद शराब बांटने और पैसे बांटने की घटनाओं में बढ़ोतरी देखी गई है और चुनाव आयोग प्रशासन के साथ मिल करके इनको रोकने का पूरा प्रयास कर रहा है। इस प्रयास के तहत अभी तक 11 करोड़ 7 लाख से अधिक रुपए की जब्ती की गई है, जिसमें नारकोटिक्स विभाग, पुलिस विभाग और चुनाव आयोग मिल करके ये काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि यह बात ये बताती है कि उत्तराखंड किस तरह से नशे की चपेट में जा रहा है और चुनाव के दौरान किस तरह से नशा और शराब इस चुनाव में बुरी तरह से बांटा जा रहा है। चुनाव आयोग ने कहा कि इस पे प्रशासन सख्ती दिखा रहा है, लेकिन जिस तरह से नशे के चपेट में पूरा राज्य आता हुआ दिखाई दे रहा है, चुनाव के बाद भी इस तरह की सख्ती की आवश्यकता होगी। कैमरा सहयोगी संचित शर्मा के साथ जेके 24/7 के लिए देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह।
नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं धनराज का, राजधानी देहरादून से, और आज बात करेंगे इस खबर की कि उत्तराखंड के अंदर लगातार जो नशे की प्रवृत्ति बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सजग नज़र आ रहे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो लक्ष्य है वो 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाना है, और नशा मुक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। क्योंकि देखिएगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि नशा तस्करों पर और जो नशा करने वाले लोग हैं उन पर शिकंजा कसा जाए। और लगातार देखा भी जा रहा है कि पुलिस प्रशासन लगातार कहीं ना कहीं नशा करने वालों पर शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से नशा तस्करों को पकड़कर पुलिस लाखों के पीछे पहुंचा रही है, तो इससे साफ नजर आता है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में उत्तराखंड एक नशा मुक्त प्रदेश होगा। और देखिएगा कि लगातार जो नशाखोरी करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं लगातार नशा तस्करी करते हुए नजर आते हैं, और ऐसे लोगों पर नज़र रखने के लिए पुलिस ने कई ऐसी टीमें भी बनाई हैं, और लगातार जागरूकता अभियान भी पुलिस प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है। चाहे हम कॉलेजों की बात करें, स्कूलों की बात करें, या अन्य जगहों की बात करें, तमाम जगहों पर कहीं ना कहीं जागरूकता अभियान पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। और छात्र छात्राओं को भी कहीं ना कहीं एक सबक पुलिस की तरफ से सिखाया जा रहा है कि नशे की प्रवृत्ति में ना पड़े, क्योंकि नशा एक ऐसी चीज़ है कि जो नाश कर देता है। और नशे से बचाने के लिए कहीं ना कहीं लगातार जागरूकता अभियान जो पुलिस अभियान प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं लगातार आगे बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है। कैमरामैन वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून।